हम मानसिक योग्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसके अंतर्गत हमने सभी प्रकार के जो अभिरुचि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि लॉजिकल वाला और आकृतियाँ और ऑप्शनल वाला जो पूछा जाता है, उस प्रकार के सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर लेकर आए हैं और इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कि अभी जो सीजी व्यापम में जो महिला पर्यवेक्षक और जैसे हॉस्टल अधीक्षक हैं, जो भी 12th बेस से जितने एग्ज़ाम हैं जो व्यापम द्वारा पूछे जाते हैं, उसके अंतर्गत जो भी अभिरुचि संबंधित पूछे जाते हैं, वे सभी प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं। तो देख लेते हैं आज का जो हमारा पहला प्रश्न है। तो यहाँ पे हमें 3 आकृति दी हुई है। तो इसका जो यहाँ पे देखिए, पहली वाली चित्र को देखिए, तो इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है, उसके अंदर त्रिभुज बना हुआ है जो कि कलर्ड हुआ है त्रिभुज, और इसका जो आंसर निकल रहा है वो आंसर में आया है हमारा खाली त्रिभुज जो कि कलर्ड नहीं है। तो इसी प्रकार से हमें इसका मान जानना है, इस आकृति का जो आंसर है वो जानना है। तो यहाँ पे क्या है कि एक षटकोण बना हुआ है, षटवृत्त बना हुआ है, उसके अंदर गोल वृत्त बना हुआ है जो कि कलर्ड है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कलर्ड त्रिभुज है और जिसका आंसर क्या आया है, खाली त्रिभुज जिसमें कोई कलर नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है वृत्त के अंदर वो कलर्ड है। तो यहाँ पे जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। यहाँ पे हमारा आ जाएगा ऑप्शन ए वाला, यहाँ पे उसका सटीक बैठेगा। ये इस तरीके से, क्योंकि अब हम मिलाकर देखते हैं। देखिए, इसमें हमें एक वृत्त बना हुआ है, उसके अंदर त्रिभुज कलर्ड है, उसका आंसर क्या आया, खाली त्रिभुज जो कि कोई कलर्ड नहीं है। फिर हमें दिया हुआ है ये वाला आकृति जिसमें षट वृत्त बना हुआ है, जिसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है जो कि कलर्ड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जो कि वृत्त बना हुआ है जो कि कोई कलर्ड नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस तरीके से हमें सोचना है। अब देख लेते हैं दूसरा। अब है हमारा दूसरा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इन 2 आकृति को पहले देखते हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है, वाइट वाला जो पोर्शन है, वह ऊपर की ओर है, और जो ये वाला पोर्शन है वो नीचे की ओर है। यहाँ पे ये पोर्शन ऊपर की ओर है और ये नीचे। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम इसका मान जिसे हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, पहले हम ये बना लेंगे। अब देखते हैं, इसमें ये ऐसा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा इस तरीके से। ठीक, ये हम फिल कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे ऊपर की ओर है, इस वृत्त में यहाँ पे जो वृत्त बना हुआ है, इसमें ऊपर की ओर आधा भरा हुआ है, तो ये अपना नीचे की ओर हो जाएगा। तो अब हम मैच कर लेते हैं ये कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी, वो इस तरीके से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। तो हमारा सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। इस तरीके से हमें इसे समझना है पहले कि इन दोनों आकृतियों में क्या सिमिलर है, क्या वो है, तो फिर इसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ये। अब देख लेते हैं तीसरी आकृति। तो यहाँ पे अब हम अगला देख लेते हैं। तो देखिए, पहली आकृति में क्या हुआ है कि पिरामिड आकार बना हुआ है और षटकोण आकार बना हुआ है। पहले ये वाला षटकोण बड़ा है, फिर उससे लगा हुआ छोटा है। उसी प्रकार से इसमें क्या है, वृत्त बना हुआ है बड़ा वाला जो कि छोटे वृत्त से अटैच है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बड़ा आयत है, फिर यहाँ पे छोटा उससे अटैच है। तो अब हमें ये जान ली है कि अब हमारा जो आंसर आएगा उसमें इधर वाला जो पोर्शन है वो
बड़ी आकृति होगी, उसके बाद छोटी आकृति होगी। तो अब हम देखते हैं। तो देखिए पहले अब हमें ऑप्शन दिया है उसको मैच करने की कोशिश करते हैं। तो ये पहला आकृति हमारा, इसका यहाँ पे आंसर आ सकता है या यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि सभी आकृतियों में ये सेम है कि जो पहला जो आकृति है वह आकार में बड़ा है, उसके बाद छोटा है। और यहाँ पे क्या दिया है, पहले छोटा पिरामिड बना हुआ है फिर बड़ा पिरामिड, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा क्या दिया है कि दोनों आपस में आकार में सेम है, जो कि हमारा आंसर नहीं हो सकता और यहाँ पे नहीं आ सकता। तीसरा क्या है, तीसरा का जो दिशा है वह गलत है, क्योंकि सभी में क्या है, इधर बड़ी आकृति है फिर यहाँ पे छोटी आकृति दिया हुआ है, लेकिन ये हमारा हो सकता है क्या, नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही आ जाएगा, क्योंकि ये जो पिरामिड ये बड़ा बना हुआ है उससे अटैच हमारा जो छोटा पिरामिड बना हुआ है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आकृति आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये वाली आकृति आ जाएगी हमारी, जो कि है ऑप्शन डी। अब देख लेते हैं अगला। यहाँ पे हमें दिया हुआ है, यहाँ पे हमें जो आकृति दी हुई है उसे देखते हैं। तो पहली आकृति में क्या बना हुआ है, पहली आकृति की जो दिशा है वो इस तरीके से है, इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है हमारा पहली आकृति। उसका जो उसके बाद क्या है, फिर कैसे इस आकृति फिर इस तरीके से बना हुआ है, और फिर हमारे पास क्या है, यह आकृति। हमें जानना है इसके, तो हमें ये जानना है कि इसके बाद कौन सी आकृति यहाँ पे आएगा। तो देखिए पहले वाले में कौन सा शेप था, ये दिया हुआ था। दूसरे में इसका जो आंसर आया वो क्या, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें इसका मान जानना है, इस आकृति के बाद जो आकृति आएगी उसके बारे में जानना है। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से दिया है, तो यहाँ पे इस तरीके से है, तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो इससे मैच हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा इस तरीके से, ये हो जाएगा हमारी सही आकृति। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, हमें सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया है, देखिए सबसे पहले हमें चारों आकृति को देखना है। चारों आकृति में हमें सबसे पहले जो पहला आकृति का जो शेप है, मेन चीज़ उसे देखना है। फिर दूसरे में उसका मान जो आया है या दूसरा जो आकृति है उसका शेप देखना है। अब उसके हिसाब से देखिए ये जो तीसरा वाला दिया है उसका हमें ज्ञात करना है, जिसका देखिए इसकी जो आकृति और इसकी पहले वाली की आकृति का जो शेप है या उसका जो मुख है, उसका मुख इस साइड खुला हुआ है, इसका भी मुख क्या इस साइड खुला हुआ है। ठीक है, तो इसका और इसका देखिए, इसका नीचे की ओर। तो यहाँ पे इसका अगला आएगा, तो इसका क्या होगा, इसका भी जो ये शेप है वो नीचे की ओर होगा और यहाँ पे बिंदु होगा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। दी गई रेखाकृतियों में से वह एक चुनिए जो दिए हुए 3 वर्गों को प्रदर्शित करती है। अठारह वर्ष से कम आयु वाले, मतदान सूची में नामांकित व्यक्ति, फिर है मतदान कर चुके व्यक्ति। तो यहाँ पे हमें 3 अलग अलग वर्ग वाले दिख रहे हैं। पहला क्या, 18 वर्ष से कम आयु वाले, ठीक। दूसरा मतदाता सूची में नामांकित वाले, मतलब जिसका नाम मतदाता सूची पे है। तीसरा क्या है, मतदान कर चुके व्यक्ति। तो अब ये देख लेते हैं कि ये देखिए मतदाता सूची में नामांकित और मतदाता कर चुके लोग जो हैं वो एक सम्मिलित रूप से आएंगे, समझ रहे हैं। मतदाता सूची में नाम और मतदाता कर चुके व्यक्ति दोनों क्या सम्मिलित रूप से आएंगे। और जो 18 वर्ष से कम आयु वाले जो होंगे वो क्या होंगे, 18 वर्ष से कम आयु वाले मतदाता कर ही नहीं सकते, तो वे अलग हो जाएगा, ठीक। मतलब ये कि देखिए 18 वर्ष से कम आयु वाले, ये हो गया 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति जो कि मतदाता नहीं कर सकते, ठीक। फिर है
मतदाता सूची में नामांकित, मतलब मतदाता सूची में जिसका नाम है वो मतदाता कर सकते हैं। ठीक, फिर क्या बोल रहे हैं, मतदान कर चुके व्यक्ति, तो मतदान कर चुके व्यक्ति भी इसी में आएंगे क्योंकि वो भी मतदान कर चुके हैं। समझ आया? तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे सही हमारा कौन सा है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में जो ऑप्शन ए में तीनों वर्ग को प्रदर्शित करती, यह जो ऑप्शन दिया हुआ है यह तीनों वर्ग को प्रदर्शित कर रही है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देख लेते हैं अगला। अब हमें दिया हुआ है निम्नांकित में किसके द्वारा पुरुष, लड़के और फुटबॉल खिलाड़ी प्रदर्शित हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, पहला पुरुष, लड़के, ठीक, और फुटबॉल खिलाड़ी प्रदर्शित करना है हमें। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि हम मान लेते पुरुष, फिर लड़के, ठीक, पुरुष, ये हो गया हमारा पुरुष, ये हो गया लड़के। अब क्या बोल रहा है, फुटबॉल खिलाड़ी, तो फुटबॉल खिलाड़ी इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से इसका जो संरचना है इसे हम वर्ग में प्रदर्शित करेंगे तो इस तरीके से होगा, क्योंकि यहाँ पे सभी पुरुष, यहाँ पे पुरुष और लड़के दोनों फुटबॉल खिलाड़ी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये बीच में, ताकि यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है हमारा। ठीक है, अब है हमारा अगला, कौन सी उत्तर आकृति दी हुई प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए ये इस तरीके से संरचना बन रहा है, तो इधर वाली संरचना को हम देखते हैं कि यह इस तरीके से है, तो यहाँ पर की जो भी संरचना बनेगी वो भी इसी तरीके से बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके की संरचना को हम बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से, ठीक, और ये इस तरीके से, ये जो आकृति है वो बनेगी इस तरीके से और ये इस तरीके से। तो अब देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये वाली जो हमारी आकृति है वो दिया हुआ है हमें इस वाली आकृति में, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन भी जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला। अब यहाँ पे हमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे कि घसीट मारना का है लिखना, फिर है हकलाना। तो यहाँ पे कौन सा ये ऑप्शन दिया हुआ है वो सटीक बैठेगा। तो देखिए घसीट मारना, लिखना, मतलब ये है कि जो लिखने का एक तरीका है वो घसीट कर लिखना जिसे बोलते हैं, या घसीटी मारना, तो वो एक लिखने का क्या है, तरीका है। तो उसी तरह क्या है हकलाना, हकलाना क्या है, एक बोलने का तरीका है। हकलाना क्या है, एक बोलने का तरीका है, बोलने का एक तरीका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बोलना। ठीक है, तो हकलाना यहाँ पे आ जाएगा हमारा बोलना। अब है अगला मेरा मैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा मैं, मतलब मैं और मेरा, मतलब दोनों एक ही इंसान के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मेरा मैं। ठीक, तो मेरा, तो इसका मेरा, तो दूसरे का क्या होगा, उसका बोल सकते हैं, और मैं का हो जाएगा वह। ठीक, अब है हमारा तीसरा, बिल्ली फैलेने घोड़े। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए, एक्किन। यहाँ पे आ जाएगा एक्किन। अब देख लेते हैं चौथा, गलफड़ा मछली मानव।
तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, कौन सा अक्षर? तो देखिए, मछली जो होती है वह गलफड़े के माध्यम से सांस लेती है और मानव जो होता है वह नाक के माध्यम से सांस लेता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाँ, यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो फेफड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो गलफड़ा जो होता है वह मुख्य, यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फेफड़ा। यहाँ पे आएगा फेफड़ा, क्योंकि जो श्वसन की प्रक्रिया है वह मनुष्य में फेफड़े में होती है और मछली में गलफड़े के माध्यम से उनकी श्वसन प्रक्रिया होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेफड़ा। अब है यहाँ पे पांचवा, कूंची, पेंट, बेलचा। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा प्रयुक्त होगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयला। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अब है छठवा, खुरदुरा, चिकना, व्यवस्थित। तो देखिए, खुरदुरा, चिकना और व्यवस्थित, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा छठवा। यहाँ पे जो छठवे का आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, बेढंगा, क्योंकि ठीक है, यहाँ पे आएगा बेढंगा। व्यवस्थित का देखिए, चिकना का जैसे खुरदुरा का उल्टा क्या हुआ? चिकना। व्यवस्थित का क्या हुआ? व्यवस्थित का अव्यवस्थित हुआ। अव्यवस्थित को हम क्या कह सकते हैं? बेढंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा बेढंगा। यहाँ पे बेढंगा ही शब्द जो है वो यहाँ पे प्रयुक्त होगा, क्योंकि बाकी नहीं प्रयुक्त होगा। अब देख लेते हैं हमारा अगला। अब है हमारा अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न में देखिए, यहाँ पे हमें दिया हुआ है ACME, ठीक, उसका क्या बना है? MACE। उसी प्रकार क्या दिया है? LALGA, एल्ग। तो इसका यहाँ पे कौन सा प्रयुक्त होगा? तो सबसे पहले हमें ये जो वर्ड है उसे देखना है। तो क्या है? ACME, उसका क्या बना है? MACA। तो MACA ACME में ME से कैसे बना है? तो देखेंगे तो ठीक, ये हमारा पहला शब्द जो दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद क्या बना है? MACA। तो यहाँ पे देखिए MA, ठीक है। तो ये जो ACME जो बना है वो इससे बना है। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है, ये जो हमारा पहला वर्ड है ACME, ठीक, वो कैसे बना है? तो यहाँ पे यहाँ से जो ये वाला वर्ड बना है तो कैसे बना है? तो यह इस प्रकार से बना है जैसे कि ACME दिया है तो MA, ठीक, फिर CE, ठीक। तो इस तरीके से बना है, तो उसी प्रकार से हम इसका भी बना लेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है ALGA, तो इसका हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा GA हो जाएगा इधर का और LA, ठीक। ये इस तरीके से होगा GA, ठीक, यहाँ पे GA, फिर हो जाएगा LA। तो ये कौन से में आ रहा है? तो ये ऑप्शन डी में आ रहा है, तो ये उसका सही आंसर है। अब देख लेते हैं अगला हमारा। अब है हमारा अगला, यदि भागी से अभिप्राय है जोड़ना, ऋण से अभिप्राय है गुणा करना, गुणित से अभिप्राय है घटाना और धन से अभिप्राय है भाग देना, तो कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? ठीक नहीं है बोल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें विकल्प दिया हुआ है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इन सभी को हमको हल करके देखना होगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। तो भागी से अभिप्राय क्या बोल रहा है? जोड़ना, ठीक। भागी से अभिप्राय है जोड़ना और ऋण से अभिप्राय है गुणा करना और घटाना, गुणित से अभिप्राय है, ठीक है। ऋण से अभिप्राय है गुणा करना और गुणा से अभिप्राय है घटाना,
ठीक। और घटाने से अभिप्राय है जोड़ना। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जितने भी समीकरण दिए हुए हैं उसमें हम इसका मान रख लेंगे, सभी का मान रख लेंगे। उसके बाद जो भी विकल्प सही नहीं आएगा वही उसका सही आंसर होगा। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके बारे में देखते हैं। तो दिया हुआ है 10 गुनी 4 इक्वल 06। तो हमें पता है कि गुणित का मतलब क्या है, गुणित का अभिप्राय है घटाना, ठीक है। गुणा का अभिप्राय है घटाना। तो यहाँ पे हो जाएगा गुणा की जगह ऋण, तो बराबर कितना 0, तो 6 आ गया। तो ये तो हमारा सही है। और हमको क्या पूछ रहा है कि विकल्प ठीक नहीं है। तो सेकंड वाला विकल्प देख लेते हैं। तो सेकंड वाले विकल्प में हमको दिया है 10 ऋण 4 बराबर 40। तो हमको पता है कि ऋण का अभिप्राय है गुणा, ठीक है। तो 10 गुनी 4 हो जाएगा हमारा 40। तो ये भी क्या है, सही है। दूसरा वाला भी सही है। तीसरा देख लेते हैं 10 धन 5 बराबर 50, ठीक है। तो हमको पता है कि धन से अभिप्राय है भाग देना। तो हो जाएगा 10 भागित 5 तो बराबर 50। तो यह गलत है। इसका विकल्प जो है वह सही नहीं है, क्योंकि 10 भागित 5 करेंगे तो 50 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 2। तो यह विकल्प हमारा ठीक नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो हमारा आंसर है, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं अगला। यदि ए का अर्थ भागित है, क्या बोल रहा है, यदि ए का अर्थ भागित है, ठीक, और बी का अर्थ धन है, सी से अभिप्राय है ऋण, ठीक, सी का मतलब है ऋण, डी का मतलब है गुणित। तो जो दिया हुआ है तो 24A 6D 4B 9C 8 का मान ज्ञात करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान रख देंगे। तो हो जाएगा हमारा 24, ए का मान क्या है भागित, तो भागित 6, ठीक है। डी का मान है गुणित, तो डी, फिर है 4, फिर बी का मान है धन, फिर है 9, सी का मान है ऋण 8 बराबर जो भी मान निकलेगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसका जो सही मान निकलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 17, ठीक है। इसका मान आ जाएगा 17। आप सॉल्व कर ले। अब देख लेते हैं अगला। अब है हमारा अगला, यदि ए का अर्थ है गुणित, यदि ए का अर्थ है गुणित, डी से अभिप्राय है धन और जी का अर्थ है ऋण, तो 7A 4D 4A 3G2 का मूल्य ज्ञात करें। तो इसमें हमको ये मान रख देना है। इसका मान अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये जो समीकरण है वो, तो 7 गुणित 4 और डी का अभिप्राय है धन, तो धन 4, फिर हो जाएगा गुणित 3, फिर जी का मान है ऋण, तो ऋण 2। इसका मान जो भी आएगा वो हमारा सही आंसर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 38। तो इसका जो सही 38 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी 38। अब है अगला, यदि गुणित से अभिप्राय है धन, यदि गुणा का मतलब है धन और भागित से अभिप्राय है ऋण और ऋण से अभिप्राय है गुणित और धन से अभिप्राय है भागित, तो निम्नलिखित समीकरण का मान बताइए। तो यहाँ पे हमें समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम मान रखेंगे तो क्या होगा 54। तो भागित का मतलब क्या है ऋण, ठीक, और ऋण का मतलब क्या है हमारा गुणित, फिर हो जाएगा 3 और गुणा का मतलब है हमारा धन 6, फिर धन का मान क्या है, धन का मतलब क्या है भागित 2। तो बराबर जो भी मान निकलेगा हमारा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 54 भागित 16,
तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आ जाएगा सही आंसर 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अब देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है, कथन और उससे जो स्पष्ट होता है कि नहीं, इस तरीके से। तो पहला कथन है, जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत में जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आई है। पूर्व धारणाएं। तो पहला क्या धारणा है, जनसंख्या एवं जीवन की गुणवत्ता परस्पर संबंधित है। दूसरा, जीवन की गुणवत्ता का भारत में जनसंख्या से कोई वास्ता नहीं है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो अब हमें पहला और दूसरे के बारे में समझना है। तो यहाँ पे जो धारणाएं दी हुई हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कि जो पहला जो ऑप्शन है, जनसंख्या एवं जीवन की गुणवत्ता परस्पर संबंधित है, यह जो ऑप्शन है वह सही है। ठीक है, यह अंतर्निहित है और बाकी जो है वह गलत है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा सही आंसर। अब देख लेते हैं अगला। पाकिस्तान ने एक अंतर्मुखी प्रकार की नाभिकीय युक्ति का विस्फोट किया। बी, संयुक्त राज्य अमेरिका नियमित रूप से पाकिस्तान को अस्त्र शस्त्रों की पूर्ति करता है। तो निष्कर्ष पहला यह है कि यह युक्ति संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा भेजी गई थी। दूसरा, पाकिस्तान के वैज्ञानिक नाभिकीय प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो कौन सा जो सही है उसका निष्कर्ष है कथन का, उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन पहला जो हमारा जो कथन है, तो यहाँ पे जो पहला कथन है वह पहले जो निष्कर्ष है का पालन, मतलब ये पहला जो कथन है उसका यह निष्कर्ष बिल्कुल सही है और दूसरा जो कथन है उसका भी निष्कर्ष सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं और जिसका निष्कर्ष भी सही है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो पहला और ना ही मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ना ही पहला वाला का उसका कथन सही है और ना ही सेकंड का। हमारा अगला, भारत में एक दशक पूर्व की अपेक्षा अब कहीं अधिक दुपहिया वाहनों का निर्माण हो रहा है। दूसरा, इसकी गुणवत्ता में भी अत्यधिक सुधार हुआ है। तो निष्कर्ष पहला, हम दुपहिया वाहनों का निर्यात कर रहे हैं। दूसरा, हमारे दुपहिया वाहन उद्योग ने सराहनीय प्रगति की। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। केवल जो दूसरा जो कथन है, इसकी गुणवत्ता में भी अत्यधिक सुधार हुआ है, उसका जो निष्कर्ष है हमारे दुपहिया वाहनों का जो सराहनीय प्रगति है, यह जो वही हमारा सही आंसर होगा, केवल सेकंड का पालन हुआ है। अब देख लेते हैं अगला। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, पूर्व धारणा सेकंड ही अंतर्निहित है। अब देख लेते हैं अगला कथन, हंसो तो सारा संसार तुम्हारे साथ हंसेगा। पूर्व धारणाएं हैं। पहला, लोग आमतौर से हंसते हैं। दूसरा, हंसने से प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो यहाँ पे कौन सा अंतर्निहित है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन बी, केवल दूसरा ही अंतर्निहित है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे आकृति दी हुई है हमारी, यह पहली आकृति है, दूसरी, तीसरी, तो यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी आकृति इस तरीके से है। ठीक, तो यहाँ पे जो भी आकृति आएगी वो इस तरीके से ही आएगी, इस शेप की। तो यहाँ पे सेकंड वाले में क्या है, ऊपर की ओर सफ़ेद है, फिर नीचे की ओर। ठीक, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा इस तरीके से। ठीक, यहाँ पे पहला वाले में एक है, यहाँ पे दो होगा। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से और ये हो जाएगा इस तरीके से। तो ये वाली आकृति है हमारा ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। आकृति, यहाँ पे हमें आकृति दी हुई है, तो यहाँ पे जो हमारा
यहाँ पे ऑप्शन है। अब है अगला, तो देखिए यहाँ पे जितना यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक, पहले में इस तरीके की आकृति, दूसरे में इस तरीके से, तीसरे में इस तरीके से। तो इसमें क्या है कि पूरी आकृति यहाँ पे जितनी आकृति दी है उसके आकार को हम मिलाएंगे तो कौन सी आकृति बनेगी। तो देखिए पहला में क्या दिया है इस तरीके से, दूसरा में दिया है इस तरीके से, ठीक, तीसरे में क्या दिया है इस तरीके से, इस तरीके से आकृति, सभी आकृतियों को मिलाने के बाद ये वाली आकृति बनी है, ये वाली। तो अब इसके बाद कौन सी आकृति होगी, तो इसके बाद हमारा हो जाएगा ये इस तरीके से। तो इस तरीके की आकृति आ जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। तो ये है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। हेलो फ्रेंड, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम और मेहनत कर सकें, ताकि और भी अच्छे वीडियो आपके सामने लेकर आ सके जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है।